Hello everyone, welcome to the Manu Law classes. In the session of daily news analysis, myself Naresh Sharma, and today is 5th of July 2024. And first of all, we are going to discuss the questions और कुछ क्वेश्चंस वो होंगे जो हमने कल डिस्कस किए थे, आपके लिए एज ए होमवर्क दिए थे. सो सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन था कि विच स्टेट गवर्नमेंट recently introduced first witness protection scheme for better justice delivery. कि जब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चलती हैं तो कई बार जो विटनेसेस होते हैं उनको धमकाया जाता है, उनको थ्रेटन किया जाता है, लाइफ थ्रेट होता है उनको. तो उनके प्रोटेक्शन के लिए असम गवर्नमेंट ये स्कीम लाई है, दैट इज विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ओरोपाउस फीवर रिसेंटली सीन इन न्यूज. ये एक फीवर है और इसको इटली में नोटिस किया गया है और द कॉजेटिव फैक्टर ऑफ फॉर दिस फीवर इज वायरस और ये होता है वायरस से. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज स्नो ब्लाइंड. ये स्नो ब्लाइंड क्या है, काफी टाइम से न्यूज में है और ये न्यूज में है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के और स्पेशली सॉफ्टवेयर को लेकर के. सो दैट इज अ मालवेयर. ये एक प्रकार का वायरस है जो कि कंप्यूटर्स को, मोबाइल्स को, इन सबको अफेक्ट करता है टू स्टील द डेटा फ्रॉम द डिवाइसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन वाज द स्मार्ट सिटीज मिशन स्टार्टेड. कल हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था. देयर वाज एन आर्टिकल, a small article in The Hindu, and this was raised the issue that it was started in 2015 and इसके around 90% projects, 80 to 90% projects अभी तक complete हो चुके हैं. और initially इस मिशन में 100 cities को select किया गया था और उन 100 cities को ही डेवलप करने का इनका टारगेट था since 2015. So this mission, that is a smart cities mission, is again in news. Next question is recently as Jaishankar have meeting with Russian foreign minister. So who is Russian foreign minister? He is Sergey Lavrov. So ये इनका नेम है सर्जेई लैव्रोव और ये हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जिनकी अभी मीटिंग हुई है. इंडियन फॉरेन मिनिस्टर दैट इज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और उनकी मीटिंग हुई है जब एससीओ दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसकी काउंसिल की मीटिंग थी कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में. सो वहां पर इनकी मीटिंग हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज अ कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड बाय द. किसने एक कमेटी को फॉर्म किया है टू फ्रेम रूल्स ऑन ओथ टेकिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. अभी जो 18th लोकसभा के इलेक्शन हुए उसके बाद में ओथ टेकिंग सेरेमनी फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज कंडक्टेड एंड देयर वर सर्टेन स्लोगनिंग that were used by different member of parliament, different leaders like असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे थे कि फलस्तीन की जय हो या इस प्रकार से, और भी अदर भी ऐसे लीडर्स थे. किसी ने संविधान की जय, किसी ने हिंदू राष्ट्र की जय, किसी ने कुछ और की जय. ऐसे प्रकार के जो नारे लगा रहे थे उन सबको रोकने के लिए एक कमेटी का जो है फॉर्मेशन किया है. दैट इज बाय लोकसभा स्पीकर दैट इज ओम बिड़ला कि इस तरह की जो सिचुएशंस हैं फ्यूचर में ना हो उसके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है which country is going to host the UNESCO Heritage Panel 46th session in 2024. So जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसका चेयर अब इस समय है इंडिया के पास में. तो इस क्वेश्चन का भी आपका आंसर मिल गया और इसकी चेयरमैनशिप करने जा रहा है इंडिया इन 2024 में और इसकी मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में. और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है जब इंडिया वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को का चेयर है, उसके पास उसकी प्रेसिडेंटशिप है. सो ये इंडिया के लिए काफी एक बड़ा अचीवमेंट है. नाउ जस्ट हैव अनदर
पॉइंट दैट इज टुडेज करंट अफेयर्स। सो सबसे पहले हम चलते हैं इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल के रिगार्डिंग में। ये आर्टिकल है डेंजरस प्रेसिडेंट, शील्डिंग प्रेसिडेंट्स फ्रॉम आंसरिंग फॉर क्राइम्स सबवर्ट्स रूल ऑफ लॉ। ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल है। इसके की पॉइंट्स में आपको यहाँ पर शो करने वाला हूं और उन्हीं के बेसिस पर इस आर्टिकल का जो समरी है, जो जिस्ट है, जो कंक्लूजन है, वो हम देखेंगे। सो एक्चुअली ये जो आर्टिकल था ये बात करता है कि अभी रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं, सो उनका एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। एक्चुअली वो सुप्रीम कोर्ट में बाद में आया, उन पर एक केस था जो कि वहां के जो है लोअर सबऑर्डिनेट या जो लोअर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां से उनके अगेंस्ट में केस आया था। अब उसको डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना कुछ जजमेंट दिया है और काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका मेन जो कनेक्शन है वो है रूल ऑफ लॉ से, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अकाउंटेबिलिटी से, और जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठने वाले लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी से। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में ये बात करते हैं कि ये जो जजमेंट आया वो आया 9 जज की एक बेंच थी, जिसमें से 6-3 का जजमेंट ये रहा। मीन्स 6 जजेस इसके फेवर में थे, जिनको के कहा जाता है वो कंजर्वेटिव जजेस है, बिकॉज वहां पर ऐसी भी आइडियोलॉजी चलती है जजेस की। ठीक है। सो क्या था कि द प्रेसिडेंट हैज ईदर एब्सोल्यूट इम्यूनिटी या प्रिजम्पटिव इम्यूनिटी। क्वेश्चन इस कोर्ट के पास में ये था कि जो प्रेसिडेंट होता है क्या उसको किसी भी काम से एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिलती है, उनके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं की जा सकती। दूसरा था कि एब्सोल्यूट है या प्रिजम्पटिव इम्यूनिटी है, मींस प्राइमरीली ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि जो प्रेसिडेंट हैं वो गिल्टी नहीं है, और जो भी कंप्लेन उनके अगेंस्ट में कर रहा है ही और शी मस्ट हैव मींस द एक्स्ट्रा लेवल ऑफ एविडेंसेस, उसके पास में ऐसा कुछ होना चाहिए तब कुछ हो। तो इस पर इनका जजमेंट आया, और जजमेंट में जब इन्होंने इन क्वेश्चंस को रेज किया कि जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास में एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है या प्रिजम्पटिव इम्यूनिटी है, किस केसेस में, ऐसे केसेस जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जिनमें होता हो। अब इससे वहां की पॉलिटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस उठना स्टार्ट हो गए हैं कि अगर प्रेसिडेंट को हम इम्यूनिटी दे देंगे लीगल प्रोसीडिंग से, तो फिर जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है वो तो बैकग्राउंड में चला जाएगा। बिकॉज रूल ऑफ लॉ की जब भी बात होती है तो इट मींस ये रूल ऑफ लॉ सबके लिए इक्वल होता है, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई पियन हो, चाहे गवर्नमेंट में बैठे हुए बड़े बड़े पोस्ट पर बड़े बड़े पर्सन्स हो, या कोई नॉर्मल पर्सन हो, कोई कॉमन मैन हो, कोई कॉमन पर्सन हो, सबके लिए रूल ऑफ लॉ इक्वल होता है। सो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट को हम रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में कुछ इम्यूनिटी दे रहे हैं तो फिर रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में तो बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो जाएंगे। फिर ये बात करते हैं कि द जजमेंट इन्होंने जो दिया उसके पीछे इन्होंने लॉजिक क्या यूज किया। मींस जो जजमेंट्स दिए जाते हैं कोर्ट्स द्वारा उसके पीछे कोई लॉ होता है, उस लॉ के बेसिस पर ही वो जजमेंट देते हैं। तो देखो ये जो जजमेंट आया वो ना तो उसका मेन जो बेस था वो था कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है, तीनों का सेपरेशन रहेगा, एक दूसरे के फील्ड में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। सो इस जजमेंट के लिए इन्होंने एक बेस तो ये यूज किया, और दूसरा बेस इनके पास में था कि टू इंसुलेट द प्रेसिडेंसी फ्रॉम द फियर ऑफ फ्यूचर प्रोसिक्यूशंस। मींस जो भी प्रेसिडेंट की पोस्ट पर काम करते हैं उनको फ्यूचर में डर न रहे, फ्यूचर के लिए कि भाई मैं अगर कोई डिसीजन लूंगा, मैं कोई वर्क करूंगा, तो ऐसा ना हो कि फ्यूचर में मेरे अगेंस्ट में बहुत सारे प्रोसिक्यूशन जो है स्टार्ट कर दिए जाए। तो इन जजेस का जो कॉन्सेप्ट था वो दो था कि एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, और जो प्रेसिडेंट हैं वो फियरलेस वर्क कर सकें। सो इसके बेसिस पर ये कुछ जजमेंट लेकर के आए हैं। और उसमें क्या पॉइंट था, मेन पॉइंट जो उसमें निकल करके आया कि ये जो जजमेंट था इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर नहीं आया इनका ये जजमेंट। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर रेज होते हैं। द कोर्ट
अब इसमें जो डोमिनेटेड द कंजर्वेटिव जस्टिसेस मींस उसमें जो जजेस थे वो कंजर्वेटिव थे, ना कि मॉडर्न या लिबरल। वहां पर दो तरह के चलते हैं जुडिशरी में भी। सो द वर्डिक्ट डज नॉट डिसाइड वेदर फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल। अब इन्होंने ये कहा है कि भाई अभी तक इस जजमेंट में ये क्लियर नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो केस था, जो एलिगेशंस थे कि उन्होंने 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी, तो उस पर तो अभी आया नहीं है कि उसमें क्या होगा। हालांकि इस जजमेंट ने एक बड़ा एक थ्रेशोल्ड टेस्ट स्टार्ट कर दिया है। यहां से वो स्टार्ट हो जाता है द एक्ट वाज ये जो थ्रेशोल्ड टेस्ट, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार बात होती है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की, तो यहाँ इन्होंने एक थ्रेशोल्ड टेस्ट स्टार्ट किया है। अगर किसी भी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में, फॉर्मर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में कोई प्रोसिक्यूशन लाना होगा, कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन करनी होगी, तो कुछ टेस्ट पास करने होंगे, तब उनके अगेंस्ट में वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट होगी। क्या टेस्ट उन्होंने कहा है? उन्होंने पहला टेस्ट है कि कोर इंस्टीट्यूशनल ड्यूटी मींस जिस सब्जेक्ट को लेकर के, उनके किसी एक्शन को लेकर के अगर कोई केस आया, कंप्लेन हुई, तो पहले ये देखा जाएगा कि उस प्रेसिडेंट ने उस टाइम पर अपना जो भी XYZ एक्शन लिया था, डिसीजन लिया था, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी उसकी? अगर वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी तो प्रेसिडेंट को रहेगी एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, कोई केस नहीं चलेगा उन पर। फिर अगर उन्होंने जो एक्शन लिया उनकी एक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा था ऐसा, तो ऐसे केसेस में उनके पास में प्रिजम्पटिव इम्यूनिटी रहेगी। प्रिजम्पटिव इम्यूनिटी मींस इनिशियली ये मान लिया जाएगा कि वो इनोसेंट हैं, उनके अगेंस्ट में कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा। हाँ, उसमें एक कंडीशन रहेगी कि कुछ ऐसे फैक्ट अनलेस रिबुटेड बाय द फैक्ट्स, और उनके पास जब तक के बहुत ही ज्यादा सॉलिड फैक्ट्स ना हो, एविडेंसेस ना हो, तो उनके अगेंस्ट में केस नहीं चलेगा। अगर हैं तो फिर केस वहां पे स्टार्ट हो सकता है। फिर है अनऑफिशियल एक्ट और प्राइवेट एक्ट। अगर कोई उनका एक्शन वो प्राइवेट है और अनऑफिशियल है, ऑफिस से उनकी प्रेसिडेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे केसेस में कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को। तो हमारे यहाँ पर 3 पॉइंट थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, कोई केस नहीं चलेगा। ऑफिशियल थी, स्टार्टिंग में इनिशियली ये मान लिया जाएगा कि द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज इनोसेंट, कोई एक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कुछ स्पेशल ऐसे फैक्ट्स, ऐसे प्रूफ्स आपने दे दिए तो केस स्टार्ट हो सकता है। और अगर कोई एक्ट उनका प्राइवेट है, अनऑफिशियल है, तो कोई इम्यूनिटी इसमें नहीं है, एक नॉर्मल कॉमन मैन की तरह उन पर भी केस चलाया जा सकता है। सो ये था। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स की अगर हम बात करें कि फॉर ऑफिशियल एक्ट्स, सो इसमें कुछ डिसेंटिंग वॉइसेस भी थी उनके जजमेंट्स में, तो इस बात पर कुछ अपोजिशन हुआ कि उन्होंने कहा कि देखो मोरालिटी के बेसिस पर भी तो हमें कुछ देखना चाहिए। कैसे? वो ये कहते हैं कि हम ठीक है इनको इम्यूनिटी दे दें, लेकिन आप ये तो देखो कि ये तो इनकंसीवेबल होगा कि इतना पावरफुल पोस्ट है और उसको आप लिटिल अकाउंटेबिलिटी दे रहे हैं और फ्रीडम टू वायलेट द क्रिमिनल लॉ दे रहे हैं। मींस अगर कोई जितना बड़ा पद होता है, जितनी बड़ी पोस्ट होती है, उसके लिए हमें उतनी ही ज्यादा अकाउंटेबिलिटीज भी फिक्स करनी चाहिए। अदरवाइज जो पावर होल्डर्स होते हैं वो हमेशा डिक्टेटर बन जाते हैं। सो डेमोक्रेसी इसी का तो नाम है कि अगर किसी के पास में पावर है तो उसके पास अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपने केवल पावर दी, अकाउंटेबिलिटी नहीं दी, उनसे क्वेश्चन करने के हमारे पास सिस्टम नहीं है, तो फिर वो डिक्टेटर बनने में उसको टाइम नहीं लगती। पूरी हिस्ट्री ऐसे इंसिडेंट से, ऐसे एक्शन से भरी पड़ी है कि आप बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स पाएंगे जहां पर उनके पास में पावर तो थी लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं थी,
तो वो पूरा कंट्री डिक्टेटरशिप में चेंज हो गया। आप अभी अपने पास में म्यांमार को देख सकते हैं, आप हमारे ही पास में पाकिस्तान को देख सकते हैं, वहां पर पावर्स हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इन वहां की जो आर्मी है पूरा कब्जा करके बैठी है वहां के पूरे सिस्टम पर। अभी रिसेंटली हमने इसमें अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज में ऐसी सिचुएशंस को देखा है, अफगानिस्तान में हमने ऐसी सिचुएशंस को देखा है, और भी बाकी आप मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो जितने भी एमिरेट्स हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, चाहे वो कतर हो, यमन हो, ओमान हो, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई इलेक्शन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए वहां पर क्या है कि वहां के सुल्तान ने, वहां के अमीर ने जो बोल दिया वही इंप्लीमेंट हो जाएगा। नोबडी इज देयर टू आस्क क्वेश्चंस। आप रसिया में चले जाओ, आप चाइना चले जाओ, वहां पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ओनली पावर है। और पावर कमजोर को कभी भी क्रश कर सकती है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो यहाँ पर यही बात उन्होंने कही कि अगर हम वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी प्रेसिडेंट को ऐसी इम्यूनिटी देंगे जहां पर उनके पास में पावर है लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में होगा ये प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस आर। अब अगर ऐसा है तो भाई क्रिटिसिज्म तो होगी ऐसे किसी जजमेंट की, तो क्वेश्चन क्या क्या उठ रहे हैं, कैन अ प्रेसिडेंट टेक अ ब्राइब इन लिeu ऑफ अ पार्डन। आपको पता है जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है कि वो किसी को किसी एक्ट के लिए पार्डन कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके अगेंस्ट में कोई डिसीजन दे रखा है, इवन उनको डेथ पेनल्टी दे रखी है, तब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको माफ कर सकते हैं। वैसे ही यूएसए के प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने पैसे लेकर के, ब्राइब लेकर के, किसी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने ब्राइब ले ली और फिर किसी को पार्डन दे दिया, बताओ, बोला क्या अब ये क्राइम माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। दूसरा, और ऑथराइज अ राइवल्स असैसिनेशन, मींस प्रेसिडेंट रहते हुए अपनी किसी अपोजिशन पार्टी के लीडर का वो असैसिनेशन का ऑर्डर कर दें उसको मरवाने के लिए, तब बताओ क्या करेंगे हम ऐसी सिचुएशन में। सो यहां पर ये बात ये उठाते हैं कि पावर के साथ साथ में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और उसके बिना जो अकाउंटेबिलिटी के बिना डिक्टेटरशिप होती है, रूल ऑफ लॉ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता। फिर वो एग्जांपल देते हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है वो हर समय प्रेसिडेंट नहीं होता, कई बार वो इलेक्शन जब फाइट कर रहा होता है तो एज ए कैंडिडेट होता है, कई बार वो पार्टी का लीडर होता है, तो हमेशा तो प्रेसिडेंट नहीं होता। ठीक है, सो इट इज एस्टोनिशिंग that the verdict allows the use of the presidency as a shield even in matters that slowly concern the election process। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने ये जो जजमेंट दिया है उसमें बहुत सारे कंसर्न हैं कि ऐसे पर्सन पर भी हम उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं जिस पर ये ब्लेम्स हैं कि उसने रशिया के साथ मिल करके और वहां की जो कैपिटल वाला जो एरिया था उस पर अटैक भी हुए थे उस समय पर, तो बोला उसको हम ये शील्ड प्रोवाइड करा रहे हैं। इट्स नॉट गुड फॉर रूल ऑफ लॉ। सो ये था इस आर्टिकल का जिस्ट, आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। आते हैं और एक छोटा सा आर्टिकल है, हालांकि देखने में आपको बहुत बड़ा लगेगा, बस एक छोटा सा इसमें न्यूज है, स्मॉल न्यूज है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लीडर हैं दैट इज हेमंत सोरेन, ये फिर से क्या बन चुके हैं, सीएम बन चुके हैं झारखंड के। अरविंद केजरीवाल की तरह ये भी बेल पर आए हुए थे और बेल पर जेल में रहे ये, और जेल में जब ये थे तो इन्होंने भी बेल की डिमांड की थी सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कि हमको भी अरविंद केजरीवाल की तरह बेल दे दी जाए कि हम भी इलेक्शन में अपना जो एडवर्टीजमेंट है, हमारी कैंपेनिंग वो हम करना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को वो बेल मिली थी, इनको नहीं मिली थी। अब उनको ये रेगुलर बेल मिली है तो वापस जाकर के इन्होंने फिर से सीएम का क्या ले लिया, जो है पोस्ट को जो है होल्ड कर लिया। इट मींस जब ये अरेस्ट हुए उस समय भी सीएम थे, फिर जब ये सीएम को इनको अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट होने से पहले इन्होंने रिजाइन दे दिया, और जब इनको बेल मिली तो दोबारा जाकर के सीएम का जो है पोस्ट है इन्होंने होल्ड कर लिया। इंडियन डेमोक्रेसी में अपने आप में ये बड़े ही अनफॉर्चुनेट मूवमेंट होते हैं कि कोई सीएम हो और वो अरेस्ट हो जाए। मोरली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक की रही है सारे के सारे इंसिडेंट्स में। अगर इससे पहले के इंसिडेंट हम देखें तो कोई भी पर्सन कैसा भी हो वो हमेशा रिजाइन कर देता है अपनी पोस्ट से अगर वो जेल जाता है। तो आपको पता होगा
और नहीं पता तो जान लीजिए कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं और आप पर कोई भी केस चलता है और आप अरेस्ट होते हैं तो वेरी सून आपको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है आपकी पोस्ट से। लेकिन वहीं पर ये जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके ऊपर तो लगता है कि जैसे लॉ जो है इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। नेक्स्ट फिर हमारे पास में आर्टिकल है जयशंकर मीट्स वांग यी। इन्होंने चाइना के जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं उनके साथ में भी मीटिंग की है। इनका नाम है वांग यी। इनके साथ में इन्होंने मीटिंग की, ठीक है। और कहां पर की है? जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल की मीटिंग थी और कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में वहां पर इन्होंने मीटिंग की है। इस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं आप सबको मैं थोड़ा सा यह आइडिया दे देता हूं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की LAC की बात होती है चाइना के साथ, वहां पर डिस्प्यूट अभी भी है। दोनों ही कंट्रीज की आर्मीज वहां पर स्टैंड पोजीशन में है, स्टैंड बाय पोजीशन में है। लगता है कब वो वॉर में आ जाएंगी। दोनों ही मिनिस्टर्स ने कहा है कि हमको LAC का रेस्पेक्ट करना चाहिए और जल्दी से जल्दी डी एस्केलेट करना चाहिए उस सिचुएशन को। और क्या कहना है इनका? उन्होंने कहा है कि दोनों को ही इस पर काम करना चाहिए सो दैट वी कैन कंप्लीटली डिसएंगेज आवर फोर्सेस फ्रॉम दैट बॉर्डर एरिया। वहां से अपनी फोर्सेस को हम वापस बुला सकें। फिर ये कहते हैं दोनों ही जो है पास्ट 3 जो है अगर हम 12 मंथ्स की बात करें तो 3 टाइम मिल चुके हैं और ऐसे ही बहुत सारे इन्होंने डायलॉग्स किए हैं, बातचीत की है, लेकिन फिर भी अभी भी वहां जो सिचुएशन है वो नॉर्मल तो नहीं है। फिर ये कहते हैं कि हमारे जो दोनों ही आर्मीज के वहां पर जो कमांडर्स वगैरह उनकी मीटिंग कंटिन्यूसली हो रही है बीच बीच में, लेकिन फिर भी मामला अभी उतना नॉर्मल नहीं हुआ है। दूसरी तरफ दोनों फिर ये कह रहे हैं कि वी मस्ट अडेयर टू द पॉजिटिव थिंकिंग। जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमको दोनों को ही पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी, तब हम इस मैटर को सॉल्व कर पाएंगे। फिर ये कह रहे हैं कि एक्सचेंज व्यूज ऑन द ग्लोबल सिचुएशन पर भी उन्होंने अपने व्यूज को जो है एक्सचेंज किया, कौन कौन क्या सोचता है। फिर उन्होंने बात की कि आने वाले टाइम में चाइना की प्रेसिडेंसी होगी 2025 में, जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चाइना में होगी और 2024 की कहाँ होने वाली है? पाकिस्तान में। ये जो मीटिंग थी ये थी काउंसिल की मीटिंग, ठीक है। उसकी जो शंघाई कोऑपरेशन के अंदर एक काउंसिल होती है उसकी मीटिंग थी, ठीक है। सो दोनों ही कंट्री इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि हम बहुत जल्दी ये जो सिचुएशन है उसको हम जो है डी एस्केलेट करेंगे। फिर आ जाते हैं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है लेकिन एक MCQ तो यहाँ से बन ही जाता है, बिकॉज अभी जो FATF की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा है ना कि इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म की फाइनेंसिंग, उस सबको कंट्रोल करने के लिए। सो आपको पता होगा कि फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स है उसकी जो प्रॉपर कमेटी होती है, उसमें जो वर्क होता है उसमें हर एक कंट्री से कुछ मेंबर्स आते हैं, वहां की कुछ इंस्टीट्यूशंस को उसमें इंक्लूड किया जाता है। सो इंडिया की तरफ से इसमें था मुथूट फाइनेंस, ऐसे इवैल्यूएशन के लिए जो टीम बनती है, तो इसमें मुथूट फाइनेंस को एज ए इवैल्यूएटर वहां पे रखा गया था। अदर कंट्रीज के भी ऐसे ही वहां के इंस्टीट्यूशंस थे। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि FATF में इंडिया की तरफ से कौन था जो इवैल्यूएशन में था, तो मुथूट फाइनेंस था। बेसिक फिर से आपको मैं रिवाइज करा देता हूं कि ये हमारा इंडिया का इसमें अच्छी पोजीशन है और FATF को आप रिवाइज कर लो। देखो जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपका स्टैटिक पोर्शन भी क्या होता है, जल्दी जल्दी रिवाइज होता रहता है और आप क्वेश्चंस में अच्छा परफॉर्म वहां पे कर पाते हो। 1989 में इसको बनाया गया था। इसका मेन एम था कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड सेवरल अदर सिग्निफिकेंट थ्रेट्स। जो कि ग्लोबल फाइनेंस है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको बहुत अच्छे से वर्क करवाने के लिए इसका जो है एस्टैब्लिशमेंट हुआ था FATF का। चलो एक क्वेश्चन फिर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि बता दीजिए FATF का हेडक्वार्टर्स कहां पर है? FATF की बात पहले भी कई बार हो चुकी है, सो बता दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास में है एक अजीब सी बात है कि तालिबान अवर अलाइज इन फाइटिंग टेरर एज दे कंट्रोल अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो रसिया में बैन है और उसको एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर उन्होंने लीगली डिक्लेयर कर रखा है। लेकिन अभी रिसेंटली कल इनका एक स्पीच में इन्होंने कहा, मिस्टर पुतिन ने, कि जो तालिबान है वो भले ही
जो है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैन है अब जो है रसिया में, बट वो क्या है, वो हमारा अलाय है। मैं आपको यहां दिखा देता हूं, तालिबान आवर अलाइज। हम अगर टेररिज्म के अगेंस्ट में फाइट करना चाहते हैं तो उसमें हमारा साथी कौन है, तालिबान। क्यों कह रहे हैं ये बात कि अब वहां से यूएसए तो जा ही चुका है और तालिबान हमेशा यूएसए के अगेंस्ट में रहा है। और अगर आप थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग में रशिया और तालिबान का बड़ा रिलेशन रहा है। अफगानिस्तान और रशिया का बहुत अच्छा रिलेशन रहा है और उस रिलेशन को खराब करने के लिए ही तो जन्म हुआ था यूएसए के इंटरवेंशन का। और वहां पाकिस्तान और यूएसए ने जो इंटरवेंशन किए तालिबान को जन्म दिया था रशिया के अगेंस्ट में। बाकी तो उसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स है। सो एक नया हमको जियो पॉलिटिक्स में एक नया टर्न आता हुआ दिख रहा है कि जहां रशिया अब तालिबान के खुल करके किस में आ रहा है, समर्थन में आ रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है कि हाँ अब तालिबान जो है स्टेबिलिटी चाहता है अफगानिस्तान में और तालिबान हमारा साथी है रशिया में। भले ही वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, तो आने वाला टाइम में वो भी दिन दूर नहीं लग रहा जब रशिया ये बोलेगा कि हम तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान को या तालिबान को एज ए गवर्नमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो ये भी इंडिकेशन यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो अभी के लिए ये कई सारे आर्टिकल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए और फिर कल फिर मिलेंगे नए सेशन में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ में। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।